नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिर पिछले 4-5 दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में और खास करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जो भूचाल आया था वो थम गया है। और उसके बाद राजकीय विश्लेषक और खास करके मीडिया में जो विश्लेषण अब हो रहा है वो ये कि क्या शरद पवार ने अपने पद से मुक्त होने की जो घोषणा उन्होंने की थी और उसके बाद उस घोषणा को उन्होंने जो वापस लिया उससे शरद पवार के द्वारा यह रचा हुआ ड्रामा थम गया है, खत्म हो गया है। और दूसरी चर्चा ये भी हो रही है जिसका उत्तर अब तक किसी भी विश्लेषक को, किसी भी बड़े से बड़े पत्रकार को नहीं मिल पा रहा है। और वो ये कि आखिर शरद पवार ने अपने पद से मुक्त होने की घोषणा किया ही क्यों था। पिछले 4 दिनों में कई विश्लेषण आए हैं और अब भी विश्लेषण का वो क्रम जारी है और कुछ दिन और जारी रहने वाला है। एक विश्लेषण ये था कि शरद पवार ये अजित पवार को ठिकाने लगाने के लिए पद से मुक्त होने की घोषणा की। एक विश्लेषण ये था कि अजित पवार को यह सिद्ध करना था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वो सर्वे सर्वा है। एक विश्लेषण ये भी था कि शरद पवार चाहते थे कि सुप्रिया सुले जो उनकी पुत्री है और सांसद भी है, उनको वो अपनी जगह पर बिठाना चाहते थे। न जाने अलग अलग प्रकार की चर्चाएं और विश्लेषण सामने आए। एक विश्लेषण अब ये भी कह रहा है कि ये एक ड्रामा था और वो ड्रामा जैसे ही उनकी घोषणा हुई वापस लेने की, खत्म हो गया है, अब इसमें कोई बचा नहीं। लेकिन मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। देश का इतना बड़ा नेता, कद्दावर नेता, जो न जाने कितने वर्षों से सार्वजनिक जीवन में है, 50-55 साल तो संसदीय राजनीति के अंदर कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, आमदार रहे हैं, खासदार रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, न जाने कितने सरकारी कमेटियों में उनकी अध्यक्षता की है। तो ऐसा बड़ा आदमी सिर्फ अजित पवार को ठिकाने लगाने के लिए इतना बड़ा खेल और ड्रामा वो नहीं कर सकते। शरद पवार ने जब ये घोषणा की थी उसी दिन तय था कि शरद पवार ये घोषणा वापस लेंगे। ये अलग बात है कि कुछ राजकीय नेताओं ने, कुछ मुख्यमंत्रियों ने शरद पवार जी को फोन किया और सबने बताया कि आज देश की राजनीति की परिस्थिति क्या है और आप ही एक वो नेता हो जो विपक्ष को जोड़ सकते हो, विपक्ष के अंदर एक मत ला सकते हो, वाला फलाना फलाना। और फिर शरद पवार जो है कार्यकर्ताओं की भावनाएं, जो माहौल 3 दिन चला और उसके बाद एक नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया के लिए या चुनने के लिए
एक कमेटी बना दी गई। कमेटी ने भी एक मत से उनकी इस घोषणा को नामंजूर किया और कहा कि नहीं, आपको 2024 तक इस पद पे कायम रहना है और पार्टी का नेतृत्व करना है। इन तमाम जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और जन भावना की इज्जत करते हुए शरद पवार ने घोषणा की कि मैं अपना पद से मुक्त होने की जो घोषणा की थी वो वापस ले लिया। मैं नहीं मानता कि बात सही है। शरद पवार कुछ बड़ा साध्य करना चाहते थे और उस प्रक्रिया में उनको लगा कि इस्तीफा देने की घोषणा ये कारगर सिद्ध होगी और वो सिद्ध हुई। ये बात सही है कि शरद पवार इससे बड़े परेशान थे, क्योंकि महाराष्ट्र में एक खुली चर्चा हो गई थी। अजित पवार के नेतृत्व में 40-45 आमदार विधायक दल से अलग हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अजित पवार ने भी घोषणा कर दी थी कि मुझे किसी भी सूरत में जितने जल्दी हो सके उतने जल्द मुख्यमंत्री बनना है। राज्य के कई शहरों में होर्डिंग्स लग गए। अब तो अजित पवार मुख्यमंत्री बनना तय है। यहां तक अमित शाह जब मुंबई आए तो खबरें थी और उस खबरों में दम था कि अजित पवार उनसे मिले। शरद पवार इस पूरी प्रक्रिया से चिंतित थे। शरद पवार के सामने यह दुविधा थी कि अगर अजित पवार के साथ 40-45 आमदार बगावत कर देते हैं तो फिर पार्टी जो है महाराष्ट्र में फूट सकती है, सीधी फाड़ पार्टी में भी हो सकती है। ये इसको लेके वो चिंतित थे। और आज के माहौल में अगर पार्टी टूट जाती है तो फिर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हो, 24 का चुनाव हो लोकसभा का, या 24 के बाद विधानसभा का चुनाव हो, तो फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का भविष्य को लेकर वो चिंतित थे। क्योंकि शरद पवार ये भी समझ रहे थे कि इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विस्तार के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने के लिए, और क्योंकि वो ये भी जानते थे कि महाराष्ट्र की राजनीति और खास करके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की राजनीति शरद पवार उसके केंद्र में हैं। इतने बड़े कद के नेता, उनकी छत्र छाया महाराष्ट्र विकास आघाड़ी पर है। तो शरद पवार को यह भी मालूम था, है इसका अंदाजा है कि शिवसेना में फूट गिरने के बाद उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, ये शिवसेना को जन समर्थन है। उद्धव ठाकरे को खास करके शिवसेना के बड़े नेता के रूप में, शिवसेना के समर्थक हो, शिवसेना के मतदाता हो, उन्होंने स्वीकार किया और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सबसे बड़े नेता के रूप में उद्धव ठाकरे सामने आए हुए हैं। वज्रमुठ की जो सभाएं हैं, संयुक्त सभाएं, उन सभाओं के सबसे बड़े नेता उद्धव ठाकरे ही है। सबसे आखिरी में उन्हीं का भाषण होता है। तो शरद पवार जी ये समझ रहे थे कि शिवसेना के एक गुट जो भी है उसमें उद्धव ठाकरे जैसे एक शिवसेना के अंदर नेता है जिसको किसी प्रकार का चुनौती नहीं है। वो ये भी जानते थे कि एनसीपी में जब तक शरद पवार है तो शरद पवार को एनसीपी में कोई चुनौती नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में उनका जो स्थान है
वो स्थान कोई और ले नहीं सकता। कहने का मतलब यह है कि शरद पवार ये जानते थे कि एनसीपी के पास शरद पवार जैसा एक नेता है। उनको यह भी मालूम है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पूरे राज्य में है, 20% का मतदान है। भले ही महाराष्ट्र कांग्रेस के पास ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जो जन नेता है, जिसका पूरे महाराष्ट्र में एक प्रकार का एक जिसको कहेंगे कि फॉलोइंग है, ऐसा भी नेता आज महाराष्ट्र में कांग्रेस के पास नहीं है। जो महाराष्ट्र के बहुत सारे जो दिग्गज नेता है राज्य स्तर के, उनके ऊपर उनका एक वचक है। 2-3 तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है कांग्रेस के अंदर, लेकिन उनको ये मालूम है कि कांग्रेस का जनाधार है। और उनको ये भी मालूम है कि पिछले 6-8 महीने से जो देश की राजनीति में बदल आया है, कांग्रेस के का जहां तक सवाल है, उसकी मान्यता जिस तरीके से बढ़ते चले जा रही है, कांग्रेस में उसका परिणाम स्पष्ट दिख रहा है। जो चुनाव हुए हैं, बाय इलेक्शंस हुए हैं पिछले 6-8 महीने में, कांग्रेस को काफी बड़ी सफलता उसमें मिलती दिख रही है। संघ का गढ़ नागपुर में लगभग पिछले 6 महीने के जिला परिषद से लेकर तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्युएंसी और टीचर्स कॉन्स्टिट्युएंसी के चुनाव कांग्रेस ने भाजपा को हराया है। पूना की वो सीट जहां पर प्रतिष्ठित सीट थी कस्बा की, कांग्रेस जीत गई। तो कहीं ना कहीं शरद पवार को ये चिंता सता रही थी कि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे स्थिति में उनको मालूम था कि असली टकराहट भविष्य में, चाहे वो सीटों के बंटवारे को लेके हो, विधानसभा हो या लोकसभा का, कांग्रेस से ही टकराहट बढ़ेगी। इसलिए शरद पवार ये चाह रहे थे कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी हो या फिर महाराष्ट्र के अंदर जितनी चर्चा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की होगी, उतना ही भविष्य में सीटों के बंटवारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो बार्गेनिंग पावर जिसको बोलते हैं, वो बढ़ते जाएगा और कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो रोक पाएंगे। इसीलिए जो शरद पवार ने अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने पार्टी के विस्तार का मार्ग को प्रशस्त करने के लिए, आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के साथ या कांग्रेस से जो संभाव्य चुनौती निर्माण होने वाली है, उसका मुकाबला करने के लिए और एक महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र की जनता को ये एक भरोसा दिलाने के लिए कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यही मुख्य पार्टी है। क्योंकि शरद पवार आने वाले 2-3 सालों के बाद जब वो रिटायर होना चाहते हैं, राजनीति से निवृत्त होना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हो। वो चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं रिटायरमेंट के पहले एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ज्यादा विधायक एनसीपी के जीते हो और एनसीपी का मुख्यमंत्री बने, चाहे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार हो या कोई नई शक्ल की सरकार हो। तो शरद पवार रिटायरमेंट के समय महाराष्ट्र की जनता को और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का तोहफा देकर वो रिटायर होना चाहते हैं। ये जो बड़ा जो सपना है, इस सपने की पूर्ति की बुनियाद, नींव डालने के लिए शरद पवार ने जो है अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया और बाद में अपने पद से इस्तीफा देने के ऐलान को वापस पे लिया। शरद पवार ने इस घोषणा से
जहां पार्टी को बचाया, वहीं कल जाके अजीत पवार के नेतृत्व में 40-45 आमदारों का दल गठ पार्टी से बगावत भी कर लेता है तो पार्टी पे उसका कोई असर नहीं होगा। इन तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए शरद पवार ने ये एक गुगली जिसको कहते हैं डाली थी। कहीं पर भी उनकी मंशा नहीं थी कि 2024 के पहले पद से वो मुक्त हो जाए। शरद पवार ने ये सिर्फ एक खेल खेला और उस खेल में वो सफल हुए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।